रसायन की भाषा जो टॉपिक चल रहा है उसका ये तीसरा वीडियो है। इसमें आज हम समीकरण को समझेंगे, ठीक है, और समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। एक्चुअली जो रसायन की भाषा से तात्पर्य क्या है कि जब हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसमें कई प्रकार के ऐसे टर्म्स का प्रयोग होता है या फिर ऐसे सूत्र का प्रयोग होता है, संकेत का प्रयोग होता है, जो हम उस विषय को पढ़ते हुए जब समझना चाहते हैं तो दिक्कत होती है। उसको पहले हम अलग से समझ लेते हैं। तो हमने इसको शुरू किया तो उसमें हमने बताया कि जैसे मूलतः अगर हम रसायन को पढ़ते हैं तो उसमें मूलतः क्या होता है, पदार्थ के बारे में पढ़ना होता है। और पदार्थ चूंकि विभाजित है तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में, जैसा कि हम लोग बढ़िया से जानते हैं कि तत्व जो होता है उसके परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है। तो तत्वों को जब हम छोटे करके लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संकेत कहते हैं। तो हमने पहले उसको संकेत सीखा, उसके बाद फिर जो तत्वों से मिलकर यौगिक बनते हैं तो यौगिक को जब हम छोटा करके लिखते हैं तो उसको हम लोग मूल रूप से अणुसूत्र कहते हैं। हालांकि रसायन में जो सूत्र होता है वो कई प्रकार के होते हैं, फिर वो अलग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें रासायनिक सूत्र कितने प्रकार के होते हैं उसको हम लोग फिर समझेंगे। लेकिन अभी हम एक शॉर्टेस्ट वे में चल रहे हैं कि जिसमें हम आसानी से पहले केमिस्ट्री के टॉपिक को पकड़ सकें। तो उसके बाद चूंकि यौगिक को हम जब छोटा करके लिखते हैं, संक्षेप में लिखते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अणुसूत्र कहते हैं। तो पहले हमको समझना था संकेत, हमने संकेत समझा, एक वीडियो संकेत पर बना है। दूसरा हम समझे अणुसूत्र, उसका हमने वीडियो बनाया। और उस अणुसूत्र के वीडियो पर उसके लिए हमने बताया था कि अणुसूत्र लिखने के लिए मूल रूप से हमको संयोजकता की आवश्यकता होती है। तो हम संयोजकता समझे थे। संयोजकता दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक और ऋणात्मक, उसको हमने समझे थे। संयोजकता के एक लिस्ट उसमें दिया हुआ है। अब उसके बाद इस प्रकार से जब अणुसूत्र लिखना सीख गए हम, यौगिकों का अणुसूत्र, तब फिर हम अगली जो बात समझते हैं कि समीकरण क्या होता है। अर्थात संकेत के बाद अणुसूत्र और अणुसूत्र के बाद ये तीसरा जो टॉपिक मेन होता है वो होता है समीकरण, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो जब जैसे कोई दो तत्व या दो से ज्यादा तत्व या कोई दो पदार्थ, ठीक है, एक से अधिक कोई भी पदार्थ जब एक से दूसरे से मिलता है या खुद भी कभी कभी जैसे गर्म करते हैं तो एक ही पदार्थ को गर्म करने से वो अनेक पदार्थ अलग अलग पदार्थों में बढ़ जाता है। हम एक उदाहरण ऐसे समझ करके देखते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट, उसको अगर हम गर्म करते हैं तो उससे काली चूना निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो ऐसी जो घटनाएं होती है, इस घटना को एक तरह से हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया कहते हैं। और उसको फिर हम संकेतों और सूत्रों के द्वारा जब व्यक्त करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसी बात को यहाँ पर आज हम समझेंगे। तो स्वाभाविक है कि इसमें हमको रासायनिक समीकरण समझने के पहले हमको रासायनिक प्रतिक्रिया का परिभाषा समझ लेना होगा। हालांकि ये कई बार आता है। और रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया को और भी कई तरीके से समझना होता है, वो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, रासायनिक प्रतिक्रिया का एक वीडियो, ठीक है। तो आज हम पहले सिर्फ एक परिभाषा के रूप में समझ लेते हैं कि रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होता है, फिर उसको समीकरणों में किस प्रकार से बदलेंगे, फिर उसका माने बैलेंसिंग अर्थात संतुलित कैसे करेंगे, इसको आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें कि रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है। ये देखिए परिभाषा हम यहां लिख के रखे हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया या अभिक्रिया का, ठीक है। एक या एक से अधिक पदार्थ के नए गुण वाले पदार्थ में, माने उसका गुण बदल करके नया गुण हो जाए, ऐसे पदार्थ में बदलने की जो क्रिया है या घटना है, उस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देकर के हम सिंपल उदाहरण देकर के समझें, इसमें दो पदार्थ है, जैसे देखिए हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों आपस में मिल करके जल का निर्माण करते हैं। ये जो एक क्रिया है, ये जो एक घटना है, इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसको अब संकेतों और सूत्रों के द्वारा जब हम व्यक्त करेंगे तब वो समीकरण कहलाएगा, जैसे हम करके देखते हैं। तो इसको हम समीकरण के रूप में कैसे, हाइड्रोजन गैस, ऐसे हम पहले भाषा लिख देते, देखिए कि हाइड्रोजन गैस, तथा का मतलब उसके बाद जब हम बोलेंगे तो प्लस कर देंगे, ऑक्सीजन गैस के प्रतिक्रिया करने से जल बनता है। तो इसको तीर के निशान के द्वारा ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। क्या बनता है, जल बनता है, ऐसे हमने लिखा। लेकिन इसमें सबका नाम अलग अलग दिया हुआ है। अब इसको हम सूत्रों के द्वारा, संकेतों के द्वारा जब व्यक्त करने लगे, जैसे हाइड्रोजन गैस का संकेत। अब यहां थोड़ा सा यहीं पर एक बार क्लियर करते चलें कि जैसे हाइड्रोजन गैस बोलेंगे
हाइड्रोजन बोलने से दो बात हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है और अणु भी हो सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन बोलने से दो बातें हो सकता है, हाइड्रोजन परमाणु फिर हाइड्रोजन अणु। लेकिन जब हम हाइड्रोजन गैस बोलते हैं इसका मतलब वो हाइड्रोजन अणु है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हाइड्रोजन परमाणु हम बोलेंगे तो उसका संकेत होगा H, लेकिन जब अणु की अवस्था हम बोलेंगे तो उसका संकेत हम संकेत नहीं सूत्र के रूप में लेंगे, उसको बोलेंगे क्या, H2। और हमेशा जैसे ऑक्सीजन गैस का भी जब बात हम करेंगे उसी तरह से, तो ऑक्सीजन गैस अगर बोलेंगे तो ये अणु हो गया और इसको क्या लिखेंगे हम, O2। इसको फिर अलग से हम जानेंगे कि जितने भी ज्यादातर माने तात्विक गैसें हैं वो द्विपरमाणुक होते हैं। एवोगैड्रो ने अलग से कहा है कि जैसे हाइड्रोजन गैस है तो उसका जब अणु सूत्र लिखेंगे तो H2 लिखाएगा, ऑक्सीजन गैस है उसका अणु सूत्र लिखेंगे O2 लिखाएगा, क्लोरीन गैस है उसका अणु सूत्र लिखेंगे Cl2 लिखाएगा, नाइट्रोजन गैस है उसका अणु सूत्र N2 लिखाएगा। तो इस प्रकार से जब हम गैस का बात करेंगे, अणु का बात करेंगे, तो यहाँ पर ये हो गया H2, ये हो गया O2। ठीक है, और चूंकि प्रतिक्रिया आपस में मिलने का है तो मिलने की प्रतिक्रिया को हम लोग आपस में बीच में क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, और उससे जो बनने वाला है उसको हम लोग यहाँ पर जल का सूत्र लिखेंगे, और जल का सूत्र हम लोग जानते हैं वो लिख दिए। ठीक है, तो इधर वाला पहले सामान्य तौर पर समझ लें, इसको हम लोग क्रिया कारक कहते हैं, क्रिया कारक, और इधर का जो होता है उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। तो यहां पर देखिए कि दो मिलकर के एक फल हो गया, कभी कभी एक से दो फल भी निकल सकता है, तीन फल भी निकल सकता है, प्रतिफल एक से ज्यादा भी निकल सकता है। तो वो फिर हम अलग अलग उदाहरण में समझेंगे। सामान्य रूप में अब यहां पर हमको क्या समझ में आया कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिलकर के जल का निर्माण किया। तो ये जो लिखा गया इस प्रकार से, ये संकेतों और सूत्रों के द्वारा व्यक्त हुआ, इसको हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। तो ऐसे ही किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण में बदलेंगे। हालांकि फिर बाद में हम थोड़ा और समझेंगे कि रासायनिक समीकरण में एकदम पूरी तरह से क्या क्या और व्यक्त किया जाता है, लिखा जाता है। जैसे कहीं पर गैस है तो गैस शो करने के लिए हमको अलग से सिंबल क्या होता है, अगर वो बनने वाला पदार्थ ठोस बन रहा है तो उसके लिए क्या सिंबल होता है, वो फिर अलग से हम समझेंगे कि रासायनिक समीकरण को सही तरीके से कैसे लिखा जाता है। लेकिन यहां पर अभी हम सिर्फ रासायनिक समीकरण को सामान्य तरीके से लिखते हुए उसको संतुलित करने की विधि तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब देखिए यहां कि इसमें से एक्चुअली बायां तरफ ये और दाहिना तरफ मतलब क्रियाकार और प्रतिफल में अगर देखेंगे तो मिलाकर के देखिए उसकी संख्या को। जैसे यहां पर दो हाइड्रोजन है और यहां पर दो हाइड्रोजन है, बराबर है। यहां पर लेकिन दो ऑक्सीजन है, यहां पर एक ऑक्सीजन मात्र है। देखिए यहां एक ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब ये दोनों तरफ बराबर नहीं है। माने बाएं तरफ के जो अलग अलग परमाणु हैं और उसमें जो दाहिना तरफ में जो अलग अलग परमाणु हैं उसका जब गिनती की तो दोनों तरफ बराबर नहीं हुआ। तो ये जो समीकरण हुआ ये संतुलित समीकरण नहीं है, ये क्या है, असंतुलित समीकरण है। ठीक है, तो ये रसायन में असंतुलित समीकरण का कोई मीनिंग नहीं होता है। सिर्फ अभी हम लिख दिए हैं लेकिन ये अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता है। जब भी हमको रखना पड़ेगा, जब भी हमको समीकरण देना पड़ेगा, कहीं बताना पड़ेगा, तो मूल रूप से उसमें हमको संतुलित करके ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस समीकरण को हम संतुलित करके दिखाते हैं। इसी को लेकर के उदाहरण समझते हैं। तो देखिए संतुलित करने का मतलब दोनों तरफ बराबर करना। हम फिर से एक बार इसको लिख करके दिखा दे रहे हैं, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको संतुलित करने में क्या होता है, एक कई तरह के विधि हैं, अलग अलग विधियों को फिर माने एक अलग से कॉलम माने वीडियो बना करके हम देंगे। यहां पर एक साधारण ट्रायल विधि चलते हैं, माने हिट एंड ट्रायल, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं क्या कि दोनों तरफ कुछ कुछ संख्याओं को रख करके देखते हैं कि कैसे बराबर होता है। माने बाएं तरफ और दाहिना तरफ यहां पर कुछ संख्याओं को रख करके देखते हैं। जैसे कि यहां हम देखें, यहां H2 है और यहां पर क्या है, H2 है, दोनों तरफ बराबर है, तो इसमें कुछ करने की आवश्यकता हमको नहीं लग रहा है। लेकिन यहां पर क्या है, O2 है और यहां पर क्या है, O है, तो इसका मतलब कि इसमें एक है, यहां पर दो है। लेकिन अब अगर यहां हम दो करते हैं तो ये ऑक्सीजन दो हो जाएगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यहां पर एक बात और समझ लेने का है, कोई अगर ज्यादा नहीं समझा तो उसमें सोचेगा कि चलो दो हम यहां लिख दें ऐसे, तो ये नहीं संभव है, या बीच में डाल दें, वो नहीं संभव है, वो गलत होगा, क्योंकि एक पूरा एक यौगिक है
और यौगिक के सामने माने जब अगर उसमें से हमको किसी एक की संख्या को बढ़ाना होगा तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय होता है, वो है आगे में लिखना। ये नहीं कि बीच में कहीं डाल देंगे, किनारे में लटका देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर 2 आगे लिखिए, लेकिन जब 2 आगे लिखे तो ऑक्सीजन तो यहां 2 हो गया, ठीक है, लेकिन साथ में यहां पर हाइड्रोजन की संख्या भी बढ़ गया, क्योंकि सामने लिखाने का मतलब इसके लिए भी बढ़ा और इसके लिए भी बढ़ा, तो वहां पर सामने क्या हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया। और जब हाइड्रोजन 4 हो गया तो यहां पर अगर हम ऐसा कर देते हैं तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। इस प्रकार से दोनों तरफ अब मिला करके देख सकते हैं कि 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन हो गया। इस प्रकार से ये दोनों क्या हो गया, संतुलित हो गया। जब संतुलित होता है तो थोड़ा सा एक पैटर्न आपको ये चेंज करना पड़ेगा कि ये जो तीर का निशान है उसमें से बदल करके अब बराबर का निशान कर देना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको लिखा हुआ मिलता है। तो सामान्यतः क्या होता है कि जब इस प्रकार से लिखा हुआ है इसका मीनिंग समझना पड़ता है उल्टा, कि क्या हुआ इसका मतलब कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिलकर के जल का निर्माण करता है। हम इसी बात को अब और थोड़ा सा विभिन्न उदाहरणों में लेकर के समझते हैं। हालांकि संतुलित करने का हम आज एक ही विधि वही ट्राई करके हम विधि समझेंगे और बाकी जो विधि है एक अलग से वीडियो करके बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम और कुछ उदाहरण लेकर के समझते हैं। यहाँ हम कुछ उदाहरण लेकर के समझेंगे कि रासायनिक प्रतिक्रिया कुछ दिया हुआ है, ठीक है, उसका समीकरण में बदल करके उसको और उसको संतुलित करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें से देखना है, देखिए यहाँ व्यापारिक जस्ता, यहाँ पर एक्चुअली व्यापारिक शब्द का अभी हमको व्याख्या करके कोई फायदा नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जस्ता लेते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसको जब हम समीकरण के रूप में बदलेंगे तो क्या होने वाला है उसको देखिए। जस्ता को संकेत में हम व्यक्त करते हैं तो Zn लिखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। अब ये यहां पर एक तनु शब्द का प्रयोग हुआ है। तनु से क्या तात्पर्य है, केमिस्ट्री में एक बात होता है कि आपको एक टॉपिक पर एकदम बोल करके कि एक टॉपिक पर ही वीडियो बने, ऐसा होता नहीं है। उसमें बहुत सारा टॉपिक एक साथ लिंक्ड रहता है जिसमें सबको अलग अलग हमको समझना पड़ता है। तनु शब्द का मतलब यहाँ है, इसको अंग्रेजी में डाइल्यूट कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई अगर गाढ़ा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सांद्र, और अगर कोई पतला होता है तो उसको हम लोग कहते हैं, मतलब घनत्व तो अगर कम है तो उसको हम लोग तनु कहते हैं। कोई अगर घोल तैयार करेंगे तो जैसे पानी के साथ अगर घोल तैयार किए तो पानी अपेक्षाकृत ज्यादा है और उसमें जो घुलित पदार्थ है वो कम है तो वो हो जाएगा तनु। ठीक है, आवाज बहुत आ जाएगा बाहर से। ठीक है, तो इस तरह से तनु का तात्पर्य हो गया। तनु का मतलब हुआ कि जब हम कोई घोल बनाते हैं तो उसमें अगर घुलित की मात्रा कम हो और घोलक की मात्रा ज्यादा हो। सामान्यतः जो सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 उसमें जल होता है, जल, तो जल की मात्रा अम्ल की अपेक्षा जब बहुत ज्यादा हो, अम्ल की मात्रा बहुत कम हो, तब उसको एक तरह से तनु कहा जाता है, एक तरह से पतला बोलेंगे। ठीक है, तो सामान्यतः यहां पर Zn और H2SO4 को मिलाने का मतलब प्रतिक्रिया किए तो प्लस लिखेंगे यहां और फिर तीर का निशान देंगे। उसके बाद जो बनने वाला पदार्थ है माने क्रियाफल को लिखेंगे। इसमें है जिंक सल्फेट। सूत्र लिखने के लिए हम पिछले में सीख लिए हैं। तो जिंक मतलब Zn और सल्फेट मतलब SO4, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। बोलने से थोड़ा देर पहले हम बोले इस पर कि हाइड्रोजन गैस का मतलब अणु के रूप में होगा तो उसको हम लिखेंगे H2। ठीक है, ये जो व्यक्त हो गया ये कहलाया समीकरण, रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण। लेकिन ये एक बार चेक करना होगा कि ये संतुलित है या नहीं है। अगर नहीं है तो संतुलित करना पड़ेगा। इसमें चेक करने देखिए, Zn इधर है, Zn एक माने एक एक करके दोनों में गिनेंगे। H2 इधर है और यहां भी H2 है, S एक है, यहां भी S है, ऑक्सीजन 4 है, यहां भी ऑक्सीजन 4 है, मतलब दोनों तरफ संतुलित है। तो ये अपने आप संतुलित है, हमको संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, संतुलित समीकरण है। अब देखिए, तो इस प्रकार से हम इसको एक जो प्रतिक्रिया है उसको समीकरण में बदलेंगे और अगर जरूरत पड़ेगा तब संतुलित करेंगे। कभी कभी संतुलित करने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप संतुलित रहता है। हम दूसरा एक ले रहे हैं। देखिए,
यहाँ है संगमरमर को उच्च तापक्रम पर गर्म करने से कली चूना प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दो चीज बनता है। संगमरमर 2 नंबर में देखते हैं। संगमरमर हम जानते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। तो एक्चुअली रासायनिक नाम पहले हम पिछले वीडियो में बताए थे क्लियर कि पहले इसका रासायनिक नाम जानना होता है। तो रासायनिक नाम संगमरमर का होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब Ca और CO3। इसको जब गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद जो बनने वाला है क्या है? कली चूना। कली चूना, यहां पर देखिए चूना शब्द से 3 नाम आता है एक साथ, माने अलग अलग। जैसे इसमें 3 नाम आता है। एक तो देखिए इसको कहते हैं हम कली चूना, ठीक है। एक होता है बूझा चूना और एक होता है चूना पत्थर, ठीक है। हम चूना पत्थर का ही बात कर लें पहले। चूना पत्थर एक्चुअली ये जो संगमरमर है उसी का दूसरा नाम होता है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लोग चूना पत्थर भी कहते हैं, ठीक है। कली चूना जो होता है सामान्यतः इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। और बूझा चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब देखिए यहां पर हम एक बार प्रतिक्रिया को भी क्लियर करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो बनेगा उसमें कली चूना। अभी देखिए यहां पर लिखा कली चूना बनेगा। इस कली चूना को अगर हम जल में मिलाते हैं तो बनता है बूझा चूना, ठीक है। तो सामान्यतः कली चूना ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्रियाशील होता है। आप लोग घरों में व्यवहार करते हुए जैसे देखते हैं कि दीवारों पर जो चूना किया जाता है तो उसमें वो कली चूना रहता है। उसको जब हम पानी में डाल देते हैं तो उसके बाद की जो स्थिति आती है वो हो जाता है बूझा चूना, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां कली चूना का सूत्र हो गया CaO और उसके बाद बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2। एक पदार्थ के विघटन से, टूटने से इसको जब गर्म किए तो हमको मिल गया 2 पदार्थ, ठीक है। इस प्रकार से एक रासायनिक प्रतिक्रिया हुआ। इसको भी एक बार हम चेक करके देखते हैं। तो सामान्यतः देखिए कभी हम इसलिए ऐसे कुछ उदाहरण लिए हैं जिसमें आपको कई बार संतुलित करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ देखिए Ca और Ca बराबर है, यहाँ C 1 है और यहाँ पर C 1 है, बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन। प्लस के बाद जो दोनों रहेगा तो उसको जोड़ लेंगे, मतलब 1 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन कितना हुआ? 3 ऑक्सीजन। तो ये भी एक संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में ही है, ठीक है। अब तीसरा ले रहे हैं पोटेशियम क्लोरेट को लगभग 630 डिग्री तापमान पर। ये तो अलग से शर्त दिया हुआ है, इसमें अभी हमको कुछ करना नहीं है क्योंकि समीकरण दिखना है। तो यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन गैस बनता है। पोटेशियम क्लोराइड तीसरा नंबर। पोटेशियम क्लोराइड मतलब पोटेशियम मतलब K, क्लोराइड का मतलब होता है ClO3। ये इस प्रकार से पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र हो गया। पोटेशियम क्लोराइड कोई बीच में कमेंट भी आता है, उसमें शब्द पर बहुत गौर करना होता है। यहां पर देखिए यहां पर है क्लोरेट और यहां पर है क्लोराइड, ठीक है। तो अब अगर ये क्लोरेट है उसका मतलब होता है ClO3 और क्लोराइड है तो सिर्फ मतलब होता है Cl, ठीक है। इसी तरह से और भी सूत्र में आते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइट, कभी कभी इस तरह से होता है। तो हमको एक बार प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ उसके स्पेलिंग पर पूरे बढ़िया से गौर करना पड़ेगा कि वो एक्चुअली क्या कह रहा है। क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोरेट क्या बोल रहा है हमको समझ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से KCl पोटेशियम क्लोराइड बना और प्लस ऑक्सीजन गैस बना, मतलब ऑक्सीजन गैस मतलब O2 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कि KClO3 यहां पर इस तरह से विघटित होकर के 2 में बना है। इसको भी एक बार संतुलित करके देखते हैं। यहां पर K1 है और K1 है, यहां बराबर है। Cl यहां पर 1 है, यहां ये भी 1 है, बराबर है। ऑक्सीजन यहां पर 3 है लेकिन यहां पर ऑक्सीजन 2 है। ज्यादातर जब समीकरणों को संतुलित करने के लिए जाएंगे तो आप देखने को आपको मिलेगा कि वहां पर जो गैसीय जो तत्व हैं, माने पदार्थ हैं, जो भी है उसमें उसी में ज्यादा डिफरेंस होता है। कभी हाइड्रोजन में, कभी ऑक्सीजन में, क्लोरीन गैस में, माने गैसीय पदार्थ में ज्यादा डिफरेंस होता है। धातु वाला पदार्थ सामान्यतः देखा जाएगा कि जितना इधर रहता है उधर भी उतना ही लगभग रहता है, लेकिन उसमें जो गैसीय पदार्थ है वो बदल जाते हैं। और ऐसे में यदि इस तरह से बदल गया है, देखिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 है, तो हम संतुलित करने का जो तरीका, ये ट्रायल विधि जो हम अभी देख रहे हैं, इसमें कुछ नियम अलग से नहीं है। सिर्फ हमको क्या करना है कि दोनों तरफ में संख्या को किस प्रकार से बराबर होगा हमको सोच करके खाली गिन करके देख लेना है और लगाना है। तो जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो ऐसे स्थिति में सामान्यतः आप क्या करिए कि 3 और 2 का लॉसअप कर दीजिए।
कितना होगा लघुत्तम समापवर्तक, तो उसमें 3 और 2 का होगा लसर 6। तो इधर भी 6 ऑक्सीजन करने का प्रयास करिए और इसको भी 6 ऑक्सीजन करने का प्रयास करिए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये यहां पर अगर 2 करते हैं, लेकिन ये पहले भी बता चुके हैं कि ये जो 2 करेंगे तब 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 2 कहां लिखेंगे, तो पूरे जितना पूरा यौगिक का जो अणु है उसके सामने लिखेंगे। तो यहां 2 लिखेंगे तो 3 गुणे 2 6 हो गया। और अब इसका मतलब अगर यहां 3 से गुना करेंगे तो ये भी 3 गुणे 2 6 हो जाएगा। तो दोनों तरफ ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो गया। लेकिन इसके 2 लिखने के कारण, यहां पर जो 2 लिखे, इसके कारण क्या हुआ कि इसकी संख्या में फिर अंतर आ गया, भिन्नता आ गई। कैसे, 2 के 2 Cl, यहां पर तो एक ही के और एक ही Cl है। तो बड़ा सिंपल, अगर यहां पर हम 2 बैठा दें तो अब देखिए तो क्या हुआ, 2 के 2 Cl और 6 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन, इस प्रकार से संतुलित रासायनिक समीकरण हमको प्राप्त हुआ। तो हम समझते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इसी प्रकार से विभिन्न रासायनिक समीकरणों को, अगर हम जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं उसको पहले समीकरण में बदलेंगे, तो इसमें प्रैक्टिस करने से फायदा क्या होगा कि ये जो आपका कई प्रकार का जो सूत्र है, जो यौगिक का सूत्र है, साधारण नाम है और सूत्र है, वो भी साथ साथ में याद होगा और साथ में रासायनिक समीकरण लिखने के लिए होगा और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए होगा। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये एक्चुअली आपको आप देखिएगा आप अपने बुक के सिलेबस के अनुसार से, तो अकॉर्डिंग टू बुक के सिलेबस हम चैप्टर वाइज कुछ नहीं कर रहे हैं। चूंकि केमिस्ट्री में जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में डिफरेंसेज होते हैं और हमको समझ में नहीं आता कि क्या क्या हमको, जैसे वहां पर संकेत मिल जाता है, वहां पर संयोजकता मिल जाता है, वहां पर सूत्र मिल जाते हैं, वहां पर समीकरण मिल जाते हैं, तो एक्चुअली उसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो हम अभी जो बना रहे हैं चूंकि ये केमिस्ट्री के लिए, तो हम प्राथमिक तौर पर कुछ वीडियो जैसा बना रहे हैं जिससे कि हमको रसायन जब हम पढ़ने जाएं तो उसके पहले ही कुछ समस्याओं का समाधान करके जाएं। इसीलिए हम इसके नाम भी रखे रसायन की भाषा को समझें। ठीक है, तो आज का एक छोटा सा ये वीडियो था। इसके अगले वीडियो में फिर हम रासायनिक प्रतिक्रिया वगैरह को और रासायनिक समीकरणों को और अच्छे से करके ले आएंगे।